नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। सभी शादी समारोह से बोलेरो से जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके चलते मौके पर ही सभी की मौत हो गई है। एक घायल 1.5 साल की बच्ची ने रायपुर ले जाते वक्त दम तोड़ा। सीएम बघेल ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक धमतरी जिले के सोरेम गांव का साहू परिवार कांकेर जा रहा था। बुधवार रात को करीब 9:30 बजे इनकी गाड़ी नेशनल हाईवे 30 पर बालोद के जगतरा पहुंची। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। मौके पर ही एक बच्चे, 5 महिला और 4 पुरुषों की मौत हो गई है। फरार ट्रक चालक की तलाश अभी जारी है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के खड़ाऊ अध्यक्ष हैं और कांग्रेस पार्टी के सारे निर्णय गांधी परिवार ही लेता है। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह हेट स्पीच के चलते ही फिर से एनसाइक्लोपीडिया है। संजय राउत जी ने कहां गलत कहा है, ये तो किसी दिन आप सुनना, खड़गे जी भी यही बोलने वाले हैं। पूरा देश जानता है कि खड़ाऊ अध्यक्ष है वो। जो भी निर्णय और डिसीजन लेना होते हैं वो राहुल गांधी जी ही लेते हैं, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ही लेती हैं, प्रियंका वाड्रा जी लेती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो खड़गे जी खंडन करें संजय राउत जी की बात। अब हमने बात खेत की करी, उनने खलिहान की शुरू कर दी। मेरा सवाल बजरंग दल पे था, वो हेट स्पीच पे आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा है ऐसा बजरंग दल के बारे में, माननीय कमलनाथ जी? और बीच बीच में आप दिग्विजय सिंह जी को ले आते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को तो पूरा देश जानता। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, जिसके बाद से ही यह मुद्दा कर्नाटक सहित पूरे देश में गर्मा गया है। बीजेपी के नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसी है। बजरंगबली से भिड़ेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। बता दें कि कांग्रेस के इस ऐलान के बाद से ही एमपी में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लेकर कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति वैसी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बजरंगबली से भिड़ेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। केरला फिल्म्स को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है कि कांग्रेस कह रही है कि केरला फिल्म एक फिर दूसरे समुदाय को टारगेट करके बनाई गई है, बैन कर दी। देखिए, दरअसल क्या है कि किसको बैन करना, किसको बैन नहीं करना, इसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो काम करती हैं और वो अपनी जांच पड़ताल और प्रक्रिया को पूरी करके फिल्म को रिलीज करती है। कांग्रेस को क्या कहने की जरूरत है? फिल्म बोर्ड बना हुआ है, वो अपनी। दुर्ग जिला पंचायत में आज जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें कि पुष्पा यादव अध्यक्ष पद की निर्वाचित हुई हैं। चुनाव में कुल 11 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 7 मत पुष्पा यादव के पक्ष में पड़े। चुनाव के समय बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष को शुभकामना देने जिला पंचायत भवन पहुंचे। जिला पंचायत के जब पहली बार चुनाव हुए तो आदरणीय श्रीमती शालिनी यादव को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया था। परसों उनका देहावसान के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था, जिसका आज चुनाव कार्यक्रम रखा गया था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आदरणीय गिरीश देवांगन जी अध्यक्ष हमारे माइनिंग कॉरपोरेशन के, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, बैंक के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब एकजुट होकर के सभी हमारे
सातों सदस्यों को चर्चा करके आदरणीय पुष्पा यादव जी का नाम किया गया और हमारे तरफ से सिंगल नाम भरा गया। 7 मेंबर कांग्रेस के थे, सातों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और 7 वोट जो हमारे थे पूरे मिले और इस तरह पुष्पा यादव को जिला पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया गया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। 3.5 साल का इनका अनुभव भी है, साथ बैठे हैं, देखे हैं, सब काम किए हैं, तो अच्छा काम करेंगे। जैसा दुर्ग जिला पंचायत हमेशा अग्रणी रहा है, काम करते रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तमाम योजनाओं को, उनके दिशा निर्देशों को पालन करते हुए दुर्ग जिला का पंचायत का क्षेत्र जिसमें काफ़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा संचालित की जा रही हैं, उसका बहुत अच्छे ढंग से संचालन यहाँ से होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। गिरीश देवांग जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी बड़ी दीदी शालिनी यादव जी जिनका जो भी सपना है वो मैं ज़रूर पूरा करूंगी और मैं अपने साथियों को, अपने सभी सभापति, उपाध्यक्ष, हमारी दीदी और भैया लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और मुझे यहां तक लाके खड़ा किया। इसी के साथ मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी, गृह मंत्री जी, पीएचई मंत्री जी और कृषि मंत्री जी, इन सबको भी मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूं जो कि मुझे इस लायक समझा और मुझे आज जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है और मैं हमारे शालिनी दीदी का जो भी सपना है वो ज़रूर पूरा करूँगी। धन्यवाद। काम के लिए जो उनके क्षेत्र में जो कहा गया है, जैसे कोई कार्यक्रम में वो गई होंगी जिसे उन्होंने वादा किया होगा कि मैं इस काम को करूँगी करके, तो उसको मैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा ने नक्सलियों के खिलाफ आने वाले दिनों में ऑपरेशन तेज करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा के साथ विकास कार्य में गति देने और स्थानीय जनता को विश्वास में लेने की आवश्यकता है। दंतेवाड़ा में हुए आईईडी विस्फोट के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा सुकमा पहुंचे। उनके साथ सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने नक्सल मोर्चे पर काम कर रहे स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई है और चर्चा की। आपको बता दें कि डीजीपी जुनेजा ने पूर्व में डीजीपी नक्सल ऑपरेशन और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। दंतेवाड़ा में 26 अप्रैल को हुए ब्लास्ट में 10 जवान बलिदान हो गए थे। जुनेजा ने जिले में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और विकास कार्यों की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों ने जिले में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन और अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुकमा से संवाददाता ओलम नागेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ओलम, जिस तरीके से आज ये अहम बैठक हुई है, नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर से रणनीति बनाई जा रही है और इस रणनीति में एक बार फिर से सामने आए हैं डीजीपी जुनेजा, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 26 अप्रैल को अरनपुर में जो नक्सलियों द्वारा एम्बुश लगाकर आई ब्लास्ट करके जो जवानों को जो नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद जो है वो सुरक्षा बल के जो आला अधिकारी है वो लगातार बस्तर संभाग के दौरे पे। इसी कड़ी में जो डीजीपी जो है अशोक जुनेजा जो है सुकमा प्रवास पर हुए हैं और साथ ही जो है उनके साथ जो उच्च स्तर के जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी है वो भी मौजूद थे और सुकमा में एसपी और तमाम जिलों के जो एसपी है वो मौजूद रहे और कहीं ना कहीं जो है वो विशेष रणनीति को लेकर के चर्चा किया गया और साथ ही जो ग्रीष्म ऋतु में जो नक्सलियों द्वारा जो है जवानों को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है, उसका मुंहतोड़ जवाब निकालने का एक विशेष गोपनीय तरीके से जो है वो रणनीति बनाया गया और जल्द जो है वो सुकमा इलाके ही नहीं बस्तर के अलग अलग नक्सल प्रभावित इलाकों में जो है वो विशेष अभियान चलाया जाएगा और नक्सलियों को बैकफुट यानी कि नक्सलियों को नुकसान साथ मिल सकता है। अगर हम बात करें सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों की, तो विकास का जो गति है वो उस पर भी चर्चा किया गया और नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से जो रणनीति बना करके जवानों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसका भी पूरे निकालने का जो चर्चा है वो किया गया। कैंपों की जो निर्माण कार्य उसमें जो तेजी लाने की भी बात जुनेजा द्वारा अलग अलग विभाग के जो है अधिकारियों को चर्चा में कहा गया। और जिस तरीके से ये साफ है कि नक्सल ऑपरेशन में पहले भी डीजीपी जुनेजा जो है वो शामिल रह चुके हैं और एक्सपीरियंस उन्हें अच्छा है। आज की इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि रणनीति जो बनाई गई है उसमें सीआरपीएफ और शीर्ष अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई है। किस तरीके की रणनीति, कब से प्लान शुरू किया जाएगा, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा डीजीपी जो अशोक जुनेजा है वो नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ इंटेलिजेंस की भी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों में निभा चुके हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है इस तरह से जो नक्सलियों का जो बड़ी वारदात थी, नक्सलियों द्वारा जो जवानों को नुकसान पहुंचाया था, क्योंकि 4 वर्षों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस की मूवमेंट इतनी थी कि नक्सली बैकफुट में थे। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए मुंहतोड़ जो कार्रवाई है वो एक रणनीति बनाया गया है और तमाम जो जिलों सीमावर्ती इलाकों के भी जो एसपी है उनसे भी संपर्क किया गया। बैठक में विशेषकर जो है वो अभियान तेज करने और इस बार मानो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। अधिकारियों का जो फोकस है पूरी तरह से बस्तर में नजर आ रहा है। इसका ये परिणाम जो है आगामी समय में निकल के सामने आएगा। जी ठीक है ओलम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आरक्षण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हमेशा से आरक्षण को लेकर विरोधी चेहरा रहा है और इनका चेहरा अब बेनकाब हो गया है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 32% आरक्षण को पुनः लागू करने का आदेश दिया है, साथ ही कहा है कि प्रदेश सरकार ने विशेष विधानसभा में विशेष सत्र लाकर आरक्षण के मुद्दे को पारित किया, तो बीजेपी ऐसे नदारद हुई कि कुछ हुआ ही नहीं है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की दलील को माना और आरक्षण को बरकरार रखा है और अब बीजेपी के लोगों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त व्यक्ति को शर्म भी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण का विरोधी रही है। अभी हालिया में जो घटनाक्रम हुआ उससे भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ है। हाई कोर्ट में जो आरक्षण के खिलाफ फैसला आया था उस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बाँचे खिल गई थी और खुल करके बयानबाजी, खुल करके रैली, सभा, विरोध, विधायक, सांसद, मंत्रियों का घेराव बंगले का, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन, इन तमाम प्रकार का इन्होंने प्रपंच किया। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम विशेष सत्र बुलाएंगे, इन लोगों ने विरोध के स्वर बोलने लगे। चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हों, चाहे धर्म कौशिक हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी हों, ब्रिजमोहन जी हों, अजय चंद्रा जी, सभी लोगों ने विरोध किया। परंतु विशेष सत्र बुलाई गई और विशेष सत्र बुला करके इसको पारित कराया गया। जिस दिन खिलाफ में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उस दिन मुख्यमंत्री ने 2-3 बात कही थी। पहला बात तो कि मैं आदिवासियों के 32% आरक्षण के साथ हूँ। दूसरी बात, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जरूरत पड़े तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बड़े से बड़े वकील खड़ा करेंगे, और ये दोनों काम उन्होंने किया। और तीसरी बात, नया आरक्षण बिल भी उन्होंने लाया जिसमें आदिवासियों को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और विशेष पिछड़ी जाति। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। जगदलपुर में उधारी की रकम वसूलने के लिए अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अपहरण करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान के झालावाड़ निवासी गंगाराम ने यहीं के निवासी सूरजमल से 3 साल पहले 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 1,80,000 रुपए गंगाराम ने चुका भी दिए थे। बाकी बचे पैसों के लिए सूरजमल जैन लगातार गंगाराम को प्रताड़ित कर रहा था। 30 अप्रैल की रात आरोपी सूरजमल जैन और मोहन राठौड़ आसना पहुंच गए और गंगाराम को ना पाकर आरोपियों ने भाई सुरेश कुमार को उठाकर ले गए। उधारी की रकम चुकाने पर छोड़ने की बात पर आरोपियों द्वारा कही गई थी। फिलहाल मामले में पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रार्थी पवन कुमार ने आकर थाना कोतवाली में सूचना दी कि उसके चाचा सूरज कुमार पवार को
दो व्यक्ति सूरजमल जैन और मोहन राठौर अपने गाड़ी इनोवा में बैठा करके ज़बरदस्ती ले गए हैं। कारण पूछने पे उसने बताया कि उसके पिता गंगाराम सूरजमल मोहन राठौर के यहाँ काम करते थे और कुछ पैसा उन लोगों से उधार लिया था, जो शेष रकम नहीं दिया है उसको मांगने के लिए आए थे और पिता पे को मारपीट किए और उसको उठा के ले जा रहे थे। तो किसी तरह उसके पिता भाग गए, तो उसके एवज में उसके चाचा सुरेश कुमार पवार को वो लोग उठा के लेके जा रहे थे। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली की टीम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नाकाबंदी की, पता की कहाँ पर उसका लोकेशन है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। राजनांदगांव में लोकेशन मिलने पर राजनांदगांव की पुलिस को अलर्ट किया गया, लेकिन आरोपी जो था राजनांदगांव से आगे निकल गया था। तो इसमें फिर महाराष्ट्र पुलिस, साकोली थाना और कारदा थाना का मदद लिया गया और उनकी मदद से आरोपी को कारदा थाना में पकड़ा गया और वहां से फिर राजनांदगांव की पुलिस उसे राजनांदगांव लेकर आई और बस्तर पुलिस राजनांदगांव से उसे लेकर के थाना लेकर आई, जहां पूछताछ किया गया उससे और आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया, जिस पर थाना में धारा 365, 456, 458, 506 और 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी सूरजमल जैन और मोहन राठौर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायिक रिमांड में। छत्तीसगढ़ की कोंडागांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाजारपारा के एक मकान पर छापा मारा और जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 54,000 के नकदी के साथ 4 बाइक भी बरामद की है। बता दें कि पुलिस ने सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन लिया और पुलिस टीम गठित कर छापेमारी करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। आज दिनांक को जरिए मुखबिर की सूचना मिली थी कि बाजारपारा में कुछ जुआड़ियान जो है एक घर में जुआ खेल रहे हैं, जिस पर हमारा स्टाफ जाकर मेरे द्वारा कार्रवाई की गई। 6 व्यक्ति वहां जुआ खेलते हुए मिले थे। एक है राजेंद्र मेहर जो कि रायकोट बस्तर का निवासी है, एक है धनेश्वर दिवांगन जो कि डोंगरीपारा कोंडागांव का निवासी है, एक राजकुमार सिंह है जो कि तहसीलपारा कोंडागांव का निवासी है, एक मोहम्मद आरिफ है जो कि मरारपारा कोंडागांव का निवासी है और एक अनिमेश विश्वास है जो डीएनके के निवासी हैं। मकान मालिक जो अपने घर में जुआ खिला रहे थे उनका नाम सुनील निर्मलफल है। ये गैर जमानती है, इसलिए इसमें न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। आरोपी गणों से 54,000 रुपये नकदी, 4 मोटरसाइकिल और जुआ खेलने का ताश 52 ताश जब्त किया गया है। एक जेटीओ है, दूरभाष कंपनी में कार्यरत है, BSNL में वो। हाँ, अनिमेश विश्वास। देखिए, मुझे आए हुए एक ही दिन हुआ है अभी और जैसी सूचना मिली है मैंने तत्काल कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम होने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के राज्य कंट्रोल और कमांड सेंटर द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4,097 सैंपलों की जांच हुई है, जिनमें से 160 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 3.91% है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। दोनों ने कोमोर्बिडिटी की वजह से दम तोड़ा है, जिनमें से एक रायपुर और दूसरा धमतरी जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रदेश में बीते दिनों मरीजों की संख्या में कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कोरोना के केस लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। आज की अगर बात करें तो 160 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 3.91% है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। दोनों ने कोमोर्बिडिटी की वजह से दम तोड़ा है, जिनमें से एक रायपुर और दूसरा धमतरी जिले का रहने वाला है। प्रदेश में बीते 3 दिनों में मरीजों की संख्या में कमी जरूर देखी जा रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी पूरे तरीके से सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि किसी भी वजह से अगर कभी कमी महसूस हो तो उसको भरा जा सके। इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता टिकेश्वर वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश्वर, कोरोना की अगर बात करें तो देश भर में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से राहत की खबर है कि पिछले 3 दिनों में कोरोना के केसों में कमी देखने को मिली है। लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपना पैर कम कर रही है और धीरे धीरे कम हो रही है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक प्रदेश में बीते 24 घंटे में 4095 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 160 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश की औसत पॉजिटिव दर की बात करें तो 3.91% है और वही बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 लोगों की भी मौत हो गई है। दोनों ने को मार्टीबाजी की वजह से दम तोड़ा है। इनमें से एक रायपुर और दूसरा धमतरी जिले का रहने वाला है। राज्य प्रदेश में जो 21 जिलों में मिले जो कोरोना संक्रमित है, उसकी तो संख्या लगातार बलौदाबाजार जिले में 29 है, वही कांकेर में 19, रायपुर में 17 और सरगुजा से 17 मरीज मिले। वही दुर्ग जिले की बात करें तो यहाँ 15 की संख्या है, वही सूरजपुर में 8 मरीज मिले हैं। यानी कि लगातार अब प्रदेश में है वो राहत की खबर है और धीरे धीरे जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें गिरावट सामने आई है। जी मुस्कान, जिस तरीके से कोरोना के केस में गिरावट सामने आ रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी भी सतर्क रहने की सलाह लोगों को दे रही है, क्योंकि सतर्कता बरतना इस समय जरूरी है। इसी के साथ स्वास्थ्य की इस तरीके की स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं। जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग है वो सतर्क रहने की हिदायत दे रही है, वही बता दें कि प्रदेश में बीते 3 दिनों से मरीजों की संख्या में कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। वही बीते महीने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मौत को मरबिटी यानी कि कोरोना के अलावा किसी और गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। वही स्वास्थ्य मंत्री पीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो इस प्रकार की मरीज है जिसकी वजह से मौत हो रही है, जिसको लेकर चिंता भी जाहिर किया है और स्वास्थ्य विभाग ने जो मरीजों को बेहतर देखभाल की भी निर्देश दिए है। जी मुस्कान, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरीके की है? अस्पतालों में बेड्स की संख्या को कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी निश्चित तौर पर स्वास्थ्य मंत्री पीएस सिंहदेव लगातार निगरानी रखे हुए हैं और लगातार हर एक कोविड सेंटर की बात करें या फिर हर एक अस्पतालों की बात करें, वहां पर समुचित व्यवस्था किया गया है और व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई खामी नजर नहीं आ रही है। पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद है और तमाम तरीके से जो कोरोना के नजरिए से जो सामान होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, जो इलाज की सामग्री होना चाहिए, उन सभी तमाम तरह के जो इक्विपमेंट है वो उपलब्ध करा दिए जा चुके हैं और लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार समय समय पर लोगों को हिदायत और सतर्कता बरतने की भी। ठीक है टिकेश्वर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।